गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। 11th क्लास वेक्टर्स हम कर रहे थे, ठीक है। उसी को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। आज या कल में हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 5th शुरू कर देंगे हम। वेक्टर्स में हमने एडिशन किया था, एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। हमने, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, एक जीरो वेक्टर किया था, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर ही जीरो आ जाए, ठीक है। कब ऐसा होगा कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो ज़ीरो होगा, वो हम पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ज़ीरो आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट in same time and represented magnitude as well as direction in the three sides of a triangle. If three vectors represented the sides of a triangle in same time and same order, ध्यान रखना है इसका, सेम टाइम एंड सेम ऑर्डर। अगर आपके पास तीन वेक्टर हों, ठीक है, और तीनों ही किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, लाइक ए, बी एंड सी, बट कंडीशन इज दैट ऑर्डर क्या हो, सेम। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। या ये कह सकते हो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स वेक्टर से रिप्रेजेंट हुई हों और तीनों ही सेम ऑर्डर में हों। हमने ये भी पढ़ा है, अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हो, थर्ड वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर सी की डायरेक्शन ये होती तो सी विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पे अब तीन वेक्टर्स हैं, किसी ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। आप इनको कैसे दिखा सकते हो, आप इनको दिखा सकते हो इस तरह से, आप इनको इस तरह से दिखा सकते हो, नेमिंग कर लो इनकी पी क्यू आर, ठीक है। रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर ए या साइड, ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी अपॉन आर पी या पी आर है यहाँ पे वेक्टर पी आर, ठीक है। ये कंडीशन अगर है तो आपके पास जो सिचुएशन है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे नेट इफेक्ट वेक्टर्स का जीरो होता है, जहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। तो वो कंडीशन किसकी होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। क्लियर है। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स और किसी पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो तीन वेक्टर थे, 4 हों, 5 हों, 6 हों, इस तरह से मान लो आपके पास वेक्टर हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। यहाँ पे भी आर की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ये भी कंडीशन किसकी होगी, इक्विलिब्रियम की, क्योंकि नंबर ऑफ वेक्टर्स की क्या जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम ऑर्डर है। अब इसके बाद कंडीशन आती है, अगर इस तरह से वेक्टर ना हो, ये तो हमने देखा सेम टाइम में सेम ऑर्डर में लाई कर रहे थे। दूसरी कंडीशन हमने पैरेललोग्राम की पढ़ी थी, अगर वेक्टर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हो, ठीक है, सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हो, सपोज दिस ओ है, यहाँ पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है,
एक वेक्टर ये है, क्लियर है, दैट इज वेक्टर ए बी एंड सी। अब रिजल्टेंट कैसे निकालें, और अगर यहाँ पे कंडीशन इक्विलिब्रियम की है तो वो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ेगी एक थ्योरम स्पेशल जिसको हम नाम देते हैं लेमेज थ्योरम का, लेमेज थ्योरम। उसमें ये है, अगर मान लो तीन वेक्टर्स या थ्री फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। ठीक है, मान लो ये वाला एंगल है दैट इज एल्फा बीटा एंड गामा, ये हमने कंसीडर किए हैं, क्लियर है। फर्स्ट फोर्स है आपके पास वेक्टर ए, सेकेंड फोर्स है आपके पास वेक्टर बी, थर्ड फोर्स आपके पास वेक्टर सी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने फर्स्ट फोर्स लिया ए, प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। ए लिया है तो ए को छोड़ दो, बी और सी के बीच में एंगल कौन सा है, एल्फा, देन साइन ऑफ एल्फा इक्वल टू वेक्टर बी, बी को छोड़ दो, ए और सी के बीच में एंगल कितना है, गामा, साइन ऑफ गामा। इसी तरह से वेक्टर सी, सी को छोड़ दो, बी और ए के बीच में एंगल कितना है, बीटा, दैट इज साइन ऑफ बीटा। ये आपके पास होगी लेमीज थ्योरम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट। ठीक है, अब बहुत बार हम इक्विलिब्रियम का यूज़ करेंगे जहाँ पे रिजल्टेंट को हम बार बार 0 0 0 बोलेंगे, क्लियर है। तो बच्चों के मन में सीधा स्ट्राइक ये होगा कि रिजल्टेंट 0 होने का मतलब है देयर इज़ नो मोशन, बॉडी है वो रेस्ट में है। ठीक है, मान लो आपने फोर्सेस का निकाला तो फोर्सेस क्या है, 0 हैं। फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 है तो उसको आप क्या मान लेते हो, रेस्ट में मान लेते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इक्विलिब्रियम जहाँ पे है वहाँ पे डेफिनेटली बॉडी रेस्ट में ही होगी। फर्स्ट कंडीशन, इफ देयर इज नो लीनियर मोशन या इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स कितना होता है, 0, क्लियर है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना होता है, 0, लेकिन बॉडी है तो मोशन में ना, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी बॉडी की कंडीशन क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम में होगी। नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा, 0, मीन्स रिजल्टेंट कितना होगा, 0। सेकेंड, इफ देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेट टॉर्क 0, इफ नो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कब होता है, जब बॉडी पे क्या लगता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क लगता है। नेट टॉर्क इज 0। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो, रोटेशनल मोशन ना हो, या इफ नो लीनियर मोशन, यहाँ पे आप कह सकते हो कि बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में है, क्लियर है। तो भी यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 इज 0, क्लियर है। ये तीनों ही कंडीशंस आपकी किसकी कंडीशन होंगी, इक्विलिब्रियम की। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, मीन्स रिजल्टेंट कितना है, 0। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल मोशन नहीं है, नेट टॉर्क कितना है, 0, तब भी किस में है, इक्विलिब्रियम में। और अगर मूव ही नहीं करे, लीनियर मोशन भी नहीं है, तो नेट फोर्स अगेन कितना है, 0, तब भी किस में है, इक्विलिब्रियम में। ये सारी की सारी हैं, ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है, क्लियर है। किसकी कंडीशन है ये, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, तो इनको तुम्हें ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके बाद इसी में बहुत बार एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, इक्विलिब्रियंट वेक्टर। इक्विलिब्रियम तो हमने पढ़ा है, इक्विलिब्रियंट कहाँ पढ़ा है, इक्विलिब्रियंट वेक्टर। ये वेक्टर्स कौन से होते हैं, कुछ कुछ रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, नाम से पता चल रहा है। अगर मान लो आपके पास एक सिंगल वेक्टर है और वो बैलेंस करता है 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को सेम टाइम में, उन वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियंट वेक्टर्स बोलोगे। इस तरह से मान लो
ये है, दो वेक्टर्स आपके पास हैं ए एंड बी, एंड थर्ड वेक्टर है सी। क्लियर है? इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, इसका मतलब वेक्टर सी ने ए और बी को क्या किया है, बैलेंस किया है, तभी तो इक्वल हैं। जितने वेक्टर्स आपके अपवर्ड में लग रहे थे, जितना फोर्स आपका अपवर्ड में लग रहा था, उतना ही किस में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। देन ए बी सी आर द सी आर द इक्विलिब्रेंट वेक्टर। अगर एक सिंगल वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को बैलेंस करता है एक सिंगल पॉइंट पे, कहाँ बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे, तो उसी सिंगल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेंट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी है वो क्या है, वो इक्विलिब्रेंट वेक्टर है। क्लियर है? चलें अब आगे चलते हैं। एडिशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम करते हैं आज थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन। एडिशन के बाद थोड़ी सी सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन आपको बताना है वेक्टर्स का। ध्यान से देखो, जो लिख रही हूँ वो समझना है, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम ए वेक्टर बी is defined as the condition of minus vector A to vector B। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर A को B में से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ए चाहिए, मीन्स हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए चाहिए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। अब ए का नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लें, ठीक है। सपोज करो ये ए है, अगर यहीं से सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लें तो दैट इज माइनस ए। तो अगर हमें ए को बी में से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ए का ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज माइनस ए। फिर हम जाके क्या कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं। फर्स्ट वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी। एक वेक्टर आपको इस तरह से दे रखा है, वेक्टर ए, ठीक है। ए को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे आपको चाहिए दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है? बी माइनस ए, लेकिन सीधा एलजेब्रा नहीं है जो उठा के हम बी माइनस ए कर देंगे। एक तरीके से हम स्पेशली लॉज ऑफ एलजेब्रा से जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी माइनस ए हमें चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको वेक्टर बी ड्रॉ करना है। कर लिया? सेम ऑर्डर में आपको वेक्टर ए ड्रॉ करना है, दैट इज वेक्टर ए। ये वही तो लॉ नहीं लग रहा है, कुछ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज मान ओ पी क्यू, जो हमने वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ड्रॉ किया था। फिर थर्ड वेक्टर था जो क्लोजिंग साइड थी, वहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के हमने रिजल्टेंट निकाला था। वैसा ही कुछ आ रहा है, आएगा वैसा ही, ठीक है। यहाँ हमने एंगल लिया था दैट इज थीटा, यहाँ तक वही है। वहाँ एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो हमारे पास क्वेश्चन है डेफिनेशन में हमें ए का क्या चाहिए, नेगेटिव वेक्टर। ये ए वेक्टर है तो इसके के अपोजिट में इसका हम नेगेटिव वेक्टर नहीं ड्रॉ कर सकते, क्या कर सकते हैं ना, दैट इज माइनस ए। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, बस इसका ध्यान रखना है, दैट इज एस। क्लियर है?
वेक्टर ए बी है हमारे पास, माइनस ऑफ वेक्टर ए है। दो वेक्टर्स, इसको अलग से ड्रॉ कर लो, बी एंड दैट इज माइनस ए, सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। तो क्या बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? हम इजीली कर सकते हैं। ये हमारे पास वेक्टर था बी, ये हमारे पास वेक्टर है माइनस ए। आपको पैरेललोग्राम बनाना है, कैसे आप बनाओगे बताओ? कैसे हम बनाए यहाँ पे पैरेललोग्राम? बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? कर सकते हैं इजीली। देखो ये वेक्टर बी है, इसी को हमने आगे बढ़ा के ड्रॉ कर लिया। वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर माइनस ए, पैरेललोग्राम बना दो। इस तरह से बना सकते हैं। ये वेक्टर हमारे पास माइनस ए और ये वेक्टर हमारे पास हो गया बी, राइट। ये क्या होगा? डायगोनल बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वाली जो साइड है दैट इज वेक्टर बी प्लस माइनस ए। रिजल्टेंट से ऐसे ही तो निकालते हो। तो ये वाली साइड आपके पास आ गई बी प्लस माइनस ए। क्लियर है? अगर ये बी प्लस माइनस ए है तो ये वाली साइड भी क्या होगी? ये भी बी प्लस माइनस वेक्टर ए। क्लियर है? कर लोगे? अब ध्यान से देखो, आपके पास जो रिजल्टेंट आया है वो रिजल्टेंट क्या है? उस रिजल्टेंट से आपको देखना है, ये वाला आपने रिजल्टेंट निकाला है बी और ए वेक्टर का, आपने बी में ऐड किया है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसी को तो आप लिख सकते हो ना, बी माइनस ए। मीन्स रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। आपको रिजल्टेंट यही चाहिए था, आर इज इक्वल टू, आपको रिजल्टेंट यही चाहिए था, रिजल्टेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा। आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मीन्स बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन ये पूरी तिकड़मबाजी हमें करनी पड़ी क्योंकि हम विद डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा नहीं है कि हमने बी में से उठाया और ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है हमें ए का नेगेटिव वेक्टर चाहिए, और वो ए का नेगेटिव वेक्टर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ा। ए का नेगेटिव वेक्टर जब हमारा ड्रॉ हो गया तो हमने बनाया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स का निकाला रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकला तो वो हमारा वही आ गया जो हमें चाहिए था, बी माइनस ए। क्लियर है? एग्जाम्पल्स सब्सट्रैक्शन के करते हैं, एक आधा कर लेते हैं। कहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की? कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की? वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जब आपके पास पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे कांस्टेंट स्पीड से, या जहाँ पे मोमेंटम आप करोगे ना, स्पेशली वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये एग्जांपल्स हम वहीं पे बहुत अच्छे से करेंगे। कहाँ पे? जब हम क्या निकालेंगे, नेट मोमेंटम निकालेंगे ना, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी P1 इज इक्वल टू माइनस पी, P2 इज इक्वल टू माइनस पी। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब नेट निकलेगा, वहाँ हम करेंगे इनको, ठीक है। इन केस ऑफ वेलोसिटीज, वेक्टर क्वांटिटी जहाँ भी होंगी, जहाँ भी हमें ऐड कर सब्ट्रैक्ट करने होंगे, वहाँ पे हर जगह पे हम यूज़ करेंगे किसका? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। क्लियर है? इसी तरह से अगर हमें नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो अभी हम नहीं करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल का, और वो तुम्हारा लास्ट टॉपिक भी होगा इस चैप्टर का। उस टॉपिक के साथ हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हम कर लेते हैं, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। हमने रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर निकाला है, हमने रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर नहीं निकाला। क्या निकालना है? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। रिजोल्व करना, रिजल्टेंट का बिल्कुल अपोजिट। रिजल्टेंट में आपने क्या किया था? दो वेक्टर्स को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बनाया था। एंड रेजोल्यूशन में हम स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे?
स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, रिजल्टेंट में क्या किया था, दो डिफरेंट वेक्टर्स को जोड़ा था तब रिजल्टेंट आया था। रेजोल्यूशन में क्या करेंगे, एक सिंगल वेक्टर को तोड़ेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एक रेजोल्यूशन मिल जाएगा, डिफरेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस होता है सिंपल, स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर डिफरेंट वेक्टर विच हैव द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स मान लो आपके पास ये एक सिंगल वेक्टर है ए, क्लियर है, आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया हुआ है इस तरह से, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस। ठीक है, आपको ये पता है कि यहाँ पे एंगल थीटा दिखा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस इसका इफेक्ट कितना होगा, अलोंग वाई एक्सिस इसका इफेक्ट कितना होगा। नेचर आफ्टर स्प्लिटिंग जो वेक्टर्स मिलेंगे उनका भी वही होगा। अगर आप वेलोसिटी वेक्टर को तोड़ रहे हो तो आपको वेलोसिटी वेक्टर ही मिलेंगे, अगर आप फोर्स वेक्टर को तोड़ रहे हो तो आपको फोर्स वेक्टर्स ही मिलेंगे। ठीक है, अगर इसको आप तोड़ोगे तो अलोंग एक्स एक्सिस आपको एक वेक्टर मिलेगा, दैट इज ए एक्स वेक्टर, सिंपल ए एक्स कह सकते हो। अलोंग वाई एक्सिस आपको मिलेगा ए वाई। ठीक है, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है ए एक्स, और डायरेक्शंस अलोंग एक्स एक्सिस हम यूनिट वेक्टर से दिखाएंगे, दैट इज आई कैप, दैट इज आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग हमने ए को तोड़ा तो कितना मैग्नीट्यूड है ए वाई प्लस ए वाई। ठीक है, ए वाई, एंड वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड तो ए वाई है, डायरेक्शन क्या होगी अलोंग वाई एक्सिस जे कैप से दिखाएंगे, जे कैप। ध्यान से सुन लो दोबारा से, कहीं पे भी हमें वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी हो तो हम किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, और वो यूनिट वेक्टर हम कैप से डिनोट करते हैं। ए वेक्टर की दिखाते हैं तो ए कैप, बी से दिखाते हैं तो बी कैप। इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जब हम लेते हैं तो 3D आपने अब तक पढ़ा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में जितने भी वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शंस हम आई कैप से दिखाएंगे, वाई एक्सिस में जितने भी होंगे जे कैप से दिखाएंगे, और जेड एक्सिस में जितने भी होंगे हम किससे दिखाएंगे, के कैप से। तो यहाँ पे हमने एक वेक्टर को तोड़ दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दैट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगर इसी को हम लिख देना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ पे सिंगल वेक्टर को स्प्लिट किया, रेजोल्यूशन आ गया, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को जोड़ दिया, सिंगल वेक्टर आ गया, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ये डिफरेंस है रेजोल्यूशन और रिजल्टेंट में, क्लियर है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टू और मोर वेक्टर्स में एक सिंगल वेक्टर की स्प्लिटिंग, जिसमें डिफरेंट वेक्टर्स की जो नेचर है वो मैच करती है उसी सिंगल वेक्टर से जिससे आपने उनको निकाला है। ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है, कैसे निकाला है, कहाँ से तोड़ा है। अगर आपने फोर्स को तोड़ा है तो आपको रेजोल्यूशन के बाद फोर्स वेक्टर मिलेंगे, अगर आपने वेलोसिटी को तोड़ा है तो आपको आफ्टर रेजोल्यूशन वेलोसिटी वेक्टर्स मिलेंगे। मीन्स वेक्टर्स का बिफोर स्प्लिटिंग आफ्टर स्प्लिटिंग नेचर नहीं बदलता है, क्लियर है, कर लोगे। एक डायरेक्शन में एक वेक्टर का आप एक ही कंपोनेंट ले सकते हो, ये बात गांठ मार लो। ठीक है, बार बार मिस्टेक्स करोगे। अगर ए वेक्टर को हम एक्स एक्सिस के अलोंग स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो हमें एक ही कंपोनेंट मिलेगा ए एक्स, इसके अलावा ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ए वेक्टर को अगर आप वाई एक्सिस में स्प्लिट कर रहे हो ना, आपको एक ही कंपोनेंट मिलेगा ए वाई, इसके अलावा आपको और कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा वाई एक्सिस में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिक होते हैं कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट को आप ले सकते हो, दूसरा आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो उस डायरेक्शन में, क्लियर है। इसके बाद अगर मान लो आपके पास किसी भी वेक्टर के आफ्टर स्प्लिटिंग दोनों कंपोनेंट्स, यहाँ पे जैसे हमने ए को तोड़ा था, वेक्टर ए को क्या किया था, स्प्लिट किया था, और हमारे पास कंपोनेंट आ गया था ए एक्स एंड ए वाई, क्लियर है। ए एक्स एंड ए वाई आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू ईच अदर। ए एक्स और ए वाई एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ए एक्स
और ए वाई को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। कौन से कंपोनेंट भी बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो सारे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, तो तीनों ही क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो ए का इंक्लिनेशन हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, दैट इज थीटा। क्लियर है? थीटा के साथ जो भी कंपोनेंट होगा, ए एक्स है, इसको हम बोलेंगे हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? थीटा के अलावा जिस एक्सिस के साथ कंपोनेंट होगा ये वाला है, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इस चीज़ का ध्यान रखना है, थीटा के साथ जो भी कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि थीटा एक्स एक्सिस के साथ होता ही नहीं, थीटा वाई के साथ होता है। अगर यही थीटा आपका चेंज होके ये वेक्टर ए है यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, देन दैट कंपोनेंट ए वाई इज अ हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, थीटा को देखना है तुम्हें, एक्सिस को नहीं देखना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल नहीं, थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल। वो थीटा अगर वाई में है तो हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस के अलोंग, अगर वो एक्स एक्सिस में है तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ तक कर लेना, बाकी कल करेंगे।